नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता गीत अगीत शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को समझने और फिर उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के अंत में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या होंगे। ये पहला प्रश्न इस पाठ का, जिसमें कहा जा रहा है कि नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। इनसे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। सवाल एक बार फिर समझें। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है। इनसे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे या लिखा जा सकता है कि नदी अपने विरह के गीत को गाती बह रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह सागर से मिलने के लिए उतावली हो रही हो। नदी के इस व्यवहार को देखकर तट पर खड़ा गुलाब सोचता है, यदि ईश्वर उसे आवाज़ दिए होते तो वह भी पतझड़ की पीड़ा को गाता। इससे संबंधित पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। बात समझ में आ रही है? इसको एक बार फिर देखें। सवाल है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है तथा इनसे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे या फिर लिखा जा सकता है कि नदी अपने विरह के गीत को गाती बह रही है। उसे देख ऐसा लगता है मानो वह सागर से मिलने के लिए उतावली हो रही हो। नदी के इस व्यवहार को देखकर तट पर खड़ा गुलाब सोचता है, यदि ईश्वर उसे आवाज़ दिए होते तो वह भी पतझड़ की पीड़ा को गाता। इससे संबंधित पंक्तियाँ इस प्रकार है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। क्लियर? अब इसके दूसरे प्रश्न को देखें। तो दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब सुख गाता है तो सुखी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। सवाल को फिर से एक बार समझें। सुख जब गाता है तो सुखी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, स्नेह प्रकट करने के लिए जब सुख गाता है तो उसके गीत की गूंज पूरे वन में सुनाई देती है। सुख का गीत सुखी के हृदय को छू जाता है। सुखी सुख के प्रेम और स्नेह से पूरे ओतप्रोत हो जाती है, लेकिन उस स्नेह को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं होने के कारण वह चुप रह जाती है। सुख के गीत से रोमांचित सुखी के पंख फूल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है, जब सुख गाता है तो सुखी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, स्नेह प्रकट करने के लिए जब सुख गाता है तो उसके गीत की गूंज पूरे वन में सुनाई देती है। सुख का गीत सुखी के हृदय को छू जाता है। सुखी सुख के प्रेम और स्नेह से पूरे ओतप्रोत हो जाती है, लेकिन उस स्नेह को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं होने के कारण वह चुप रह जाती है। सुख के गीत से रोमांचित सुखी के पंख फूल जाते हैं। क्लियर? ये थे इस पाठ के दूसरे प्रश्न और उस प्रश्न के संभावित उत्तर। आप चाहें तो इसको बदल करके भी अपने तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। केवल अर्थ नहीं बदले, ये इस बात का ध्यान रहे। बाकी शब्द आपके अपने दूसरे भी हो सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं आप तीसरे प्रश्न की ओर। इसके तीसरे प्रश्न को देखें। तो इसमें पूछा जा रहा है, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। सवाल को एक बार फिर समझे। जब प्रेमी गाता है, गीत गाता है, तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रेमी जब श्रृंगार रस वाले गीतों को गाता है तब प्रेमिका घर से बाहर आ जाती है। वह नीम
के पेड़ की छाया में उसके ओट से प्रेमी के गीतों को ध्यान से सुनती है। उसके गीतों को सुनकर वह सोचती है वह उसके गीतों की पंक्तियाँ क्यों नहीं बन पाई, अर्थात वह उस गीत की पंक्ति बन जाने की इच्छा करती है। सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रेमी जब श्रृंगार रस वाले गीतों को गाता है तब प्रेमिका घर से बाहर आ जाती है। वह नीम के पेड़ की छाया में उसके ओट से प्रेमी के गीतों को ध्यान से सुनती है। उसके गीतों को सुनकर वह सोचती है वह उसके गीतों की पंक्तियाँ क्यों नहीं बन पाई, अर्थात वह उस गीत की पंक्ति बन जाने की इच्छा करती है। क्लियर? अब इसके अगले प्रश्न को देखें तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए, सवाल ये है। और इसके जवाब जो आप लिखेंगे या जो सवाल लिखे जा सकते हैं सवाल के जवाब वो इस प्रकार है, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा कह रहा हूँ या जैसा मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं, इस शब्द को बदल सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इसके अर्थ या भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो आइए इस सवाल के जवाब को देखें। सवाल है कि प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। तो इस सवाल के जवाब को हम लोग देखें तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि प्रथम छंद में कवि ने प्रकृति का चित्रण करते हुए कहते हैं, जंगल के सुनसान वातावरण में तीव्र गति से बहती हुई नदी मानो तट से बिछुड़ने की व्यथा कह अपना दिल हल्का कर जाती है, मगर वहीं तट पर चुपचाप खड़ा गुलाब का पौधा जैसे किसी सोच में चिंता मग्न सा प्रतीत होता है। सवाल को एक बार फिर समझे। सवाल है कि प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए, सवाल यही है। तो इसके जवाब में आपको लिखने हैं कि प्रथम छंद में कवि ने प्रकृति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जंगल के सुनसान वातावरण में तीव्र गति से बहती हुई नदी मानो तट से बिछुड़ने की व्यथा कह अपना दिल हल्का कर जाती है, मगर वहीं तट पर चुपचाप खड़ा गुलाब का पौधा जैसे किसी सोच में चिंता मग्न सा प्रतीत होता है। क्लियर? आप चाहें तो इसको अपने शब्दों में यानी शब्द बदल करके भी आप इसको लिख सकते हैं, पर ध्यान रहे सिर्फ इतना कि इसके भाव नहीं बदलने चाहिए। क्लियर? तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। सवाल है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। सवाल को एक बार फिर समझें। प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रकृति की सुंदरता पशु पक्षियों को आकुल कर देती है। प्रकृति की सुंदरता उन्हें गुनगुनाने और चहचहाने के लिए विवश कर देती हैं। पशु पक्षियों में नर मादा दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगते हैं। उनके क्रियाकलाप प्रकृति के अनुकूल होने लगते हैं। सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रकृति की सुंदरता पशु पक्षियों को आकुल कर देती है। प्रकृति की सुंदरता उन्हें गुनगुनाने और चहचहाने के लिए विवश कर देती है। पशु पक्षियों में नर मादा दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करने लगते हैं। उनके क्रियाकलाप प्रकृति के अनुकूल होने लगते हैं। क्लियर? अब इसके अगले प्रश्न को देखें तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। सवाल को एक बार फिर समझें कि मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मनुष्य को प्रकृति अनेक रूपों में आंदोलित करती है। उसका स्वच्छ वातावरण भी उसे प्रभावित करती है। प्रकृति के संगीतमय वातावरण न केवल मनुष्यों को आकर्षित करती है अपितु उसे गुनगुनाने के लिए भी प्रेरित करती है। संध्या के समय प्रेमी का हृदय स्वाभाविक रूप से आला गाने के लिए ललचाने लगता है, अर्थात प्रकृति की यह मधुरता ही है जिसके कारण प्रेमी के मन में प्रेम उमड़ने लगता है।
सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल है, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मनुष्य को प्रकृति अनेक रूपों में आंदोलित करती है। उसका स्वच्छ वातावरण भी उसे प्रभावित करती है। प्रकृति के संगीतमय वातावरण न केवल मनुष्यों को आकर्षित करती है, अपितु उसे गुनगुनाने के लिए भी प्रेरित करती है। संध्या के समय प्रेमी का हृदय स्वाभाविक रूप से आला गाने के लिए ललचाने लगता है। अर्थात प्रकृति की यह मधुरता ही है जिसके कारण प्रेमी के मन में प्रेम उमड़ने लगता है। क्लियर? अब इसके अगले प्रश्न की ओर चले। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ भी नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। सवाल को एक बार फिर समझिए कि सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। तो इस सवाल के जवाब में आप लिखेंगे, गीत अगीत का संबंध मन में उठने वाले भावों से है। दोनों में थोड़ा का अंतर होता है। मन के भावों को जब स्वर मिल जाते तो गीत, और जब भाव स्वरहीन हो जाए तो अगीत हो जाते हैं। अर्थात गीत को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, किंतु अगीत को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है। पर अगीत के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्लियर? सवाल को एक बार फिर समझे। सवाल है कि सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। सवाल ये है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गीत अगीत का संबंध मन में उठने वाले भावों से है। दोनों में थोड़ा का अंतर होता है। मन के भावों को जब स्वर मिल जाते तो गीत, और जब भाव स्वरहीन हो जाएं तो अगीत हो जाते हैं। अर्थात गीत को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, किंतु अगीत को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है। पर अगीत के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अगले सवाल है, गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। यहाँ एक मिसप्रिंट हो गया, भाव की जगह बजाव हो गया है, उसको आप सही कर लेंगे। उसको बजाव को भाव लिखेंगे। गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गीत अगीत का केंद्रीय भाव यह है कि जिस भाव अथवा विचार को स्वर के माध्यम से अभिव्यक्त करने का अवसर मिल जाता है वह गीत है। पर जिस भाव को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला वह अगीत होता है। लेकिन अगीत के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मन ही मन उठने वाले भावों की सुंदरता भी कम नहीं होती। भले ही इसकी गूंज नहीं सुनाई देती हो, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। सवाल को एक बार फिर समझे। सवाल है, गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। मतलब इस कविता, ये गीत अगीत जो कविता है उसके केंद्रीय भाव को आपको लिखना है। यहाँ केंद्रीय भाव में देखते हैं कि बजाव हो गया, भाव की जगह आप उसको भाव बना लेंगे। ये मिसप्रिंट है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके जवाब को देखते हैं। तो उसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, गीत अगीत का केंद्रीय भाव यह है कि जिस भाव अथवा विचार को स्वर के माध्यम से अभिव्यक्ति करने का अवसर मिल जाता है वह गीत है। पर जिस भाव को अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला वह अगीत होता है। लेकिन अगीत के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मन ही मन उठने वाले भावों की सुंदरता भी कम नहीं होती। भले ही इसकी गूंज सुनाई नहीं देती हो, लेकिन इसे अनुभव किया जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ इस पाठ के जो दूसरे प्रश्न हैं, इसमें आपसे यहाँ संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए दिया। कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, क ख ग। ये क में, ख में और ग में कुछ इसी कविता से उठा के कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, और उन पंक्तियों के आपको संदर्भ लिखने हैं, और फिर उन पंक्तियों की व्याख्या भी करनी है आपको। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, अर्थात जो पहली पंक्ति है, उसमें है कि अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। पंक्ति फिर से समझेंगे। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, ये पंक्ति है। इस पंक्ति के आपको संदर्भ लिखने हैं और फिर उसकी व्याख्या भी करनी है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ
कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता गीत अगीत से उद्धृत है। इन पंक्तियों में नदी के तट पर अकेला खड़ा गुलाब सोचता है, उसके अंदर भी कोमल भावनाएं हैं। यदि ईश्वर ने उसे स्वर दिए होते तो वो भी अपने मन के भावों को गाकर दुनिया को बता पाता। इस प्रकार उसका अगीत भी गीत बन जाता। बात समझ में आ रही है? सवाल को एक बार फिर समझे। सवाल है कि अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। पंक्ति ये है, इसके संदर्भ लिखने हैं और फिर उसकी व्याख्या भी करना है आपको। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति या पंक्तियाँ कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित रामधारी सिंह दिनकर की लिखी कविता गीत अगीत से उद्धृत है। इन पंक्तियों में नदी के तट पर अकेला खड़ा गुलाब सोचता है, उसके अंदर भी कोमल भावनाएं हैं। यदि ईश्वर ने उसे स्वर दिए होते तो वो भी अपने मन के भावों को गाकर दुनिया को बता पाता। इस प्रकार उसका गीत भी गीत बन जाता। क्लियर? अब इसकी दूसरी पंक्ति है, गाता सुख जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर। गाता सुख जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर। तो इसके भी आपको संदर्भ लिखने हैं और इसकी व्याख्या भी करनी है आपको। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गीत अगीत शीर्षक कविता से उद्धृत है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि सुख पर प्रकृति के प्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसके प्रभाव से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी गाने गुनगुनाने और चहचहाने लगते हैं। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण उसके पंखों को छूती है तो वह प्रकृतिवश मस्त होकर गाने लगता है। सुखी उसके गाने पर स्नेह से सिक्त होकर रह जाती है। वह अपने भावों को गीत के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाती। क्लियर? सवाल को एक बार फिर समझे। सवाल है, गाता सुख जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इसके संदर्भ लिखेंगे और फिर इसकी व्याख्या भी करना आपको। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गीत अगीत शीर्षक कविता से उद्धृत है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि सुख पर प्रकृति के प्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसके प्रभाव से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी गाने गुनगुनाने और चहचहाने लगते हैं। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण उसके पंखों को छूती है तो वह प्रकृतिवश मस्त होकर गाने लगता है। सुखी उसके गाने पर स्नेह सिक्त होकर रह जाती है। वह अपने भावों को गीत के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाती। क्लियर? अब इसकी अगली पंक्ति है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूँ मन में गुनती है। पंक्ति है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूँ मन में गुनती है। तो इस पंक्ति के भी संदर्भ लिखने हैं आपको और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या भी करनी है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गीत अगीत शीर्षक कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति का बड़े ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। प्रेमी का गाया हुआ गीत प्रेमिका के हृदय तक पहुंच जाता है। प्रेमी के गीत को सुनकर सोचने लगती है कि वह उसके गीत की पंक्ति अर्थात कड़ी क्यों नहीं बन सकी, कारण वह अपने मन के भावों को चाहकर भी स्वर नहीं दे पा रही है। प्रेमी के गीतों को सुनकर वह उधर की ओर खींची चली जाती है जिधर से उसके प्रेमी के गाने की आवाज़ आती है। इसे एक बार फिर समझे। पंक्ति है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूँ मन में गुनती हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1
में संकलित रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गीत अगीत शीर्षक कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति का बड़े ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। प्रेमी का गाया हुआ गीत प्रेमिका के हृदय तक पहुंच जाता है। प्रेमी के गीत को सुनकर सोचने लगती है कि वह उसके गीत की पंक्ति अर्थात कड़ी क्यों नहीं बन सकी, कारण वह अपने मन के भावों को चाहकर भी स्वर नहीं दे पा रही है। प्रेमी के गीत को सुनकर वह उधर की ओर खींची चली जाती है जिधर से उसके प्रेमी के गाने की आवाज़ आती है। क्लियर? तो इन प्रश्नों के जवाब आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। आप अपने शब्द को बदल सकते हैं, पर इसके भाव या अर्थ नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है? तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के अंत में दिए गए गीत अगीत शीर्षक पाठ से संबंधित प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।